तो जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल करती है। हमारी सोसाइटी जो है वो पेट्रियार्कल है, यानी कि जो मैन है, मैन इज़ द हेड ऑफ द हाउस। मैन का काम होता है कि वो बाहर जाएगा, पैसे कमा के लेकर के आएगा, और औरत का काम है कि वो घर पे बैठकर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा जो भी है अपना काम करेगी, बच्चों का ध्यान रखेगी। विमेन के हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसे जिंदा रहने का कोई भी अधिकार नहीं होता था। क्या किया जाता था? उसे कहा जाता था कि तुम्हारे जो हस्बैंड का फ्यूनरल पायर है उसमें जाकर तुम कूद जाओ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारिक और एक बार फिर आज संडे के दिन मैं आपके लेकर आ गई हूं संडे स्पेशल एडिशन, जहां हमारी गाड़ी आज देखते हैं लीगल जंक्शन में कहां जाने वाली है। तो आई होप आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड होंगे इस सेशन के लिए। सो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार जल्दी से इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक भी अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, देन यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। जितनी भी क्लासेस आप मेरी यूट्यूब पर देखते हैं वो सभी क्लासेस आपको मिलने वाली है कहाँ पर? उसके जो पीडीएफ्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं एप्लीकेशन पर। तो अगर आपने अभी तक भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है देन इसमें हम्बल रिक्वेस्ट कि अभी इस सेशन के बाद आप लोग सभी लोग जाएंगे और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है स्पेशल लॉज, ठीक है। स्पेशल लॉज, ये जो स्पेशल लॉज हैं इनके बारे में बहुत सारी बातें होती है कि औरतों को जो है, औरतों के लिए हमारा जो लॉ है वो बहुत ज़्यादा बायस्ड है। क्यों ऐसा होता है कि जितने भी लॉज बनाए जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए वो खाली औरतों के लिए होते हैं और बच्चों के लिए होते हैं? इसका मतलब ये है कि जो मेन है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये सारे जो डिबेट्स है वो मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ, बट मैं आपको बता दूँ कि जो स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं इनको वैलिडिटी आखिर कहाँ से मिलती है? क्या ये वैलिड है कॉन्स्टिट्यूशनली? जी हाँ, हमारा आर्टिकल जो है 15(3) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो हमें कहता है, वो स्टेट से कहता है कि अगर स्टेट चाहते हैं तो वो लोग विमेन और चिल्ड्रन के लिए, बिकॉज विमेन और चिल्ड्रन जो होते हैं वो वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं, मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं। तो स्टेट क्या कर सकती है? वो विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉज बना सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब स्पेशल लॉज कौन से हैं, उनका क्या नाम है, ये सारी बातें तो हम लोग पढ़ भी लेते हैं और न्यूज़ में भी देख लेते हैं, बट बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि उन स्पेशल लॉज को आखिर लेकर क्यों आया गया। इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं और बहुत सारे जो रीजंस हैं वो अभी के नए रीजंस नहीं है, एंशिएंट टाइम्स से चलते आए हैं। आप खुद सोचिए, अगर हम लोग किसी भी वॉर के बारे में बात करें, चाहे वो यूक्रेन रशिया का वॉर हो या फिर इजराइल हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसकी बात करें, या फिर अभी कुछ पिछले साल ही शायद जहाँ मणिपुर में जो कुछ भी हुआ था, तो आप मुझे बताइए जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था फॉर दैट मैटर, तो आप मुझे ये बताइए कि जब भी ऐसा कुछ वायलेंस होता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ता है? बताइए, जब तक हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या हमें जरूरत है स्पेशल लॉज की? क्यों हमें जरूरत है? इन सब चीजों के बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, सारे फैक्टर्स देखेंगे कि क्यों स्पेशल लॉज जरूरी है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको सवाल पूछा कि विमेन और बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल वो होते हैं जब भी कोई वायलेंस होता है, चाहे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो, उनके बीच में जो पार्टीशन हुआ वो हो, कुछ भी हो। आज अगर हम इंटरनेशनली भी देखें तो विमेन ही सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है, बच्चे ही सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई उनको सेफ गार्ड करने के लिए, उनको वायलेंस और अब्यूज़ से बचाने के लिए क्या है, स्पेशल लॉज को बनाया गया। अगर हम बच्चों के बारे में बात करें तो पॉक्सो एक्ट एक क्लासिक एग्जाम्पल है स्पेशल लॉ का, जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया, ठीक है। अगर हम विमेन की बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है स्पेशल लॉ का, जो सिर्फ और सिर्फ विमेन को सेफ गार्ड करने के लिए, उनको वायलेंस और अब्यूज से बचाने के लिए बनाया गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रीजन इज जेंडर इनइक्वालिटी। अगर हम लोग देखें तो जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल करती है। हमारी सोसाइटी जो है वो पेट्रियार्कल है, यानी कि जो मैन है, मैन इज़ द हेड ऑफ द हाउस। मैन का काम होता है कि वो बाहर जाएगा, पैसे कमा के लेकर के आएगा, और औरत का काम है कि वो घर पे बैठकर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा जो भी है अपना काम करेगी, बच्चों का ध्यान रखेगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। तो जो लॉज बनाए जाते हैं उन्हें क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हम लोग क्या कर सकें, एक बैलेंस लेकर आ सकें, जेंडर इक्वालिटी हम लोग लेकर आ सकें। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या होता था कि अगर एक आदमी है और एक औरत है, दोनों सेम काम कर रहे हैं, ठीक है, सेम आवर्स के लिए काम कर रहे हैं वो लोग, तब भी आदमी को पैसे ज्यादा मिलते थे, वेजेस ज्यादा मिलती थी। क्यों? बिकॉज ये माना जाता था कि जो आदमी है, जो मैन है,
वो ज़्यादा पावरफुल है, और जो विमेन है उसके पास क्या है, उसके पास जो फिजिकल एनर्जी है, उसकी फिजिकल एबिलिटी है वो मैन से कम है। दैट इज़ द रीज़न वाई विमेन को कम वेजेस दी जाती थी, चाहे वो इक्वल काम ही क्यों नहीं कर रही है। बट क्या अब ऐसा है? नहीं, अब हमारे पास है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, सो दैट इज द रीजन वाई हमें स्पेशल लॉज की जरूरत है। आई होप आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हो, आप लोग समझ रहे हो मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ। नाउ द नेक्स्ट रीजन इज चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन एंड निग्लेक्ट। जो बच्चे होते हैं ना वो बन के सच्चे होते हैं, आप सभी ने सुना होगा। तो बच्चे जो होते हैं ना वो अपने मुंह से बोल नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं हम देखते हैं उनके साथ रेप हो जाता है। ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को उनके हाथ काट करके, पैर काट करके उन्हें ट्रैफिक लाइट्स पे बैठा दिया जाता है। ठंड में जब ठंड का मौसम होता है तब उन्हें वहां बैठा दिया जाता है ताकि वो लोग बैगिंग करें और उस बैगिंग से जो लोग हैं उनके पास पैसे आए। ठीक है, जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको अपने ही घर में एक्सप्लॉइट किया जाता है, अब्यूज किया जाता है, निग्लेक्ट किया जाता है। तो बच्चे जो होते हैं वो कभी भी अपने मन की बात बता नहीं पाते हैं, और उनको बचाने के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास क्या हो, प्रॉपर स्पेशल लॉज हो। स्पेशल लॉज होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो स्पेशल लॉ होते हैं उनका जो फोकस होता है वो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैटेगरी पे होता है। अगर बच्चे के लिए कोई स्पेशल लॉ है तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों पे ही ध्यान देगा। अगर विमेन के लिए कोई स्पेशल लॉ है तो वो सिर्फ और सिर्फ विमेन पे ही ध्यान देगा, अदर देन पूरी जो दुनिया के बारे में बात करने के अलावा। ठीक है, सो यहाँ पर इसीलिए स्पेशल लॉ जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल हम लोग बीएनएस की बात करें, पहले इंडियन पिनल कोड हुआ करता था, नाउ इट इज भारतीय न्याय संहिता। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हर तरीके के ऑफेंस के बारे में बात की गई है। ठीक है, चाहे वो बच्चे के लिए हो, वुमेन के लिए हो, मेन के लिए हो, अगेंस्ट द रिलीजन हो, अगेंस्ट द स्टेट हो, कुछ भी हो। बट अगर हम बात करें कोई भी स्पेशल लॉ की, जैसे कि पॉक्सो एक्ट हो गया, जेजे एक्ट हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे के बारे में बात कर रहा है। यानी कि वहां पर उनका जो एजेंडा है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को लेकर के सीमित है, यानी कि वो ज्यादा ध्यान दे पाएंगे वहां पर। ठीक है, तो दैट इज द रीजन वाई जो बच्चे होते हैं उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता है, वो उनको निग्लेक्ट ज्यादा किया जाता है, एंड एज अ रिजल्ट स्पेशल लॉ जो है उनकी रिक्वायरमेंट होती है। देन कम्स द सोशियो कल्चरल बैरियर्स। जो सोशियो कल्चरल बैरियर्स है ना, इनको तो हम कभी, मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी भी उसे रोक सकते हैं। विमेन और चिल्ड्रन जो वल्नरेबल रहे हैं वो आज से नहीं है, वो हमेशा से रहे हैं। अगर हम यहाँ पर हमारे सोशियो कल्चरल बैरियर्स प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल था सती प्रथा। ठीक है, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जहां पर अगर विमेन के हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसे जिंदा रहने का कोई भी अधिकार नहीं होता था। क्या किया जाता था? उसे कहा जाता था कि तुम्हारे जो हस्बैंड का फ्यूनरल पायर है उसी में जाकर तुम कूद जाओ और अपनी जान दे दो। बट क्या ये बातें सही थी? अगर लॉज नहीं लेकर आए जाते, अगर इन सब चीजों को प्रिवेंट नहीं किया जाता तो क्या ये चीजें आज बंद हो पाती? नहीं हो पाती। ठीक है, और कुछ ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं हमारे यहाँ पर कि अगर विमेन के ऊपर प्रताड़ना भी की जाए, उसे मारा पीटा भी जाए, तब भी ये माना जाता है कि उसके ससुराल वाले हैं, उसका पति है, उसे जो करना है उसे करने दो, उसका अधिकार है। क्योंकि विमेन को क्या माना जाता है? आज भी एक प्रॉपर्टी माना जाता है अपने हस्बैंड की। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है, यही एक सोशियो कल्चरल बैरियर है हमारे यहाँ पर कि अगर विमेन के साथ मारपीट भी हो रही है तो उससे चुप रहना है। क्यों रहना है? बिकॉज जो घर की इज्जत का गहना है वो औरत हमेशा 24 घंटे अपने साथ पहनकर चलती है। ठीक है, और वो जो गहना है वो गुमना नहीं चाहिए, जो इज्जत है उस पर कीचड़ नहीं उछलना चाहिए। एज अ रिजल्ट क्या कहा जाता है? ठीक है, जो हुआ सो हुआ, ये जो घर की 4 दीवारी है इसी में अपनी बातों को रखो, इसके बाहर मत निकलने दो। ठीक है, और यही रीजन है इन सब चीजों को, इन सब स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने के लिए हमें स्पेशल लॉज की जरूरत होती है। ठीक है, जो बहुत सारे बच्चे हैं मुझसे पूछते हैं कि मैम स्पेशल लॉज विमेन के लिए बना देते हैं बट वो फिर बायस्ड हो जाते हैं, मेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्लस यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि विमेन जो होती है वो बहुत ज़्यादा मिसयूज करती हैं लॉज का। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक लिस्ट लेकर के आई हूँ जहां पर मैं आपको सारे रीजंस बता रही हूँ क्यों इन स्पेशल लॉज को बनाया गया, क्यों लेकर आया गया। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लीगल एंड सपोर्ट सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल देती हूं मैं, स्पेशल अगर लॉज होते हैं तो वो विमेन को लीगल और सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हाउ? फॉर एग्जांपल, कोई एक विमेन है जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ और मारपीट करने के बाद उसे घर से निकाल दिया गया। अगर स्पेशल लॉ नहीं होता, अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं होता, तो क्या वो औरत को वहां पर अधिकार होता कि वो हक से जाकर कह सके कि नहीं, इस घर में रहने का मेरा भी अधिकार है, मैं रह सकती हूँ? बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऐसा कहता है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर विमेन के पास शेल्टर नहीं है रहने को तो उसको शेल्टर प्रोवाइड की जाती है, उसको अगर मेडिकल हेल्प चाहिए तो मेडिकल हेल्प उसको मिल रही है। यानी कि अगर स्पेशल लॉ है तो बच्चों को और विमेन को, सभी को, दोनों कैटेगरीज को लीगल और सपोर्ट सर्विस मिलती है। अगर कोई बच्चा है जो कि इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है या फिर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, उसे अगर जरूरत है किसी शेल्टर होम की तो उसे भी वहां रखा जाता है। ठीक है। सो ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजें सर्विस है जो उन्हें प्रोवाइड की जाती है। क्यों? जस्ट बिकॉज उनके लिए स्पेशल लॉज हैं। आई होप दैट इज क्लियर। देन कम्स द इफेक्टिव एनफोर्समेंट। ठीक है, जो ये जो पार्ट है, दीज लॉज प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग, ensuring that violences are addressed effectively and that the victims receive proper support। तो यहाँ पर यही बात हो गई कि अगर एक ही बात पे हमारा ध्यान रहेगा तो हम लोग उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो वही बात है कि अगर सिर्फ एक ही ग्रुप ऑफ पर्सन पे ज़्यादा ध्यान रहेगा हमारा तो हम उनके लिए इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। जो बातें उनके लिए है, जो लॉज उनके लिए है, जो पॉलिसीज उनके लिए है, उनको अच्छी तरीके से इफेक्टिवली एनफोर्स कर पाएंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई स्पेशल लॉज हैं और उन्हें इस्टेब्लिश किया गया और स्पेशल लॉज की हमें ज़रूरत है। देन द नेक्स्ट थिंग इज अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन। जितना ज़्यादा स्पेशल लॉज होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, हम स्पेसिफिकली उस चीज़ों के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर पाएंगे। बिकॉज जो स्पेशल लॉज होते हैं उसमें क्लियरली लिखा होता है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कम टुगेदर एंड स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग दोज थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि गवर्नमेंट जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाएं, वर्कशॉप्स करें, उनको जो करना है करें, लेकिन वो लोग लोगों तक बात पहुंचाएं कि आपके प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल लॉज हैं। आदमियों तक, मर्दों तक ये बात पहुंचाए कि अगर आपने ऐसा कुछ किया किसी विमेन के साथ तो आपके ऊपर ये एक्ट की ये धारा लग सकती है। इसे कहते हैं अवेयरनेस। और ये किससे आएगी? अगर स्पेशल लॉज होगा तो ज़्यादा ध्यान जाएगा, ज़्यादा फोकस जाएगा उन चीज़ों पे और हम अच्छी तरीके से जो अवेयरनेस है उस पर काम कर पाएंगे, लोगों को अवेयर कर पाएंगे और इन क्राइम्स को प्रिवेंट कर पाएंगे। I hope that is clear. Then protecting vulnerable groups। ठीक है, तो ये बात तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर ही चुके हैं हम लोग कि जो vulnerable ग्रुप है विमेन और चाइल्ड का, वो लोग, उनको क्या माना जाता है कि वो लोग डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन क्या है, अगर स्पेशल लॉज होते हैं तो हम लोग उन लोगों को बचा सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन से और अब्यूज से, और उससे क्या होगा, उससे हम लोग उन लोगों को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। जो विमेन होती है जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो क्या है, वो वल्नरेबल ही तो है, वो अब्यूज ही तो है। अगर ये स्पेशल लॉज नहीं होते तो क्या उन्हें बचाया जा सकता था? जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो प्रोवाइड करता है फॉर प्रोटेक्शन ऑर्डर, कस्टडी ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, कॉम्पनसेशन ऑर्डर, मॉनेटरी रिलीफ। अगर ये एक्ट नहीं होता तो क्या ये सब कुछ मिल पाते उन्हें? शायद नहीं। एंड दैट इज द रीजन वाई वी नीड स्पेशल लॉज। देन क्रिएटिंग सेफ स्पेसेस। तो ये तो वही बात है कि देखो, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, अगर किसी औरत के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो कोर्ट ये कह सकती है कि भैया आप एक काम करिए, जो जिसने भी डोमेस्टिक वायलेंस किया है, जो रिस्पोंडेंट है, उसको कह सकती है कि आप विमेन के वर्क प्लेस पे नहीं जाएंगे, ना ही आप उससे मिलने की कोशिश करेंगे, ना ही जहाँ पर आपका बच्चा पढ़ता है आप उस स्कूल में जाएंगे। तो ये क्या है, उन लोगों के लिए एक स्पेस, वहाँ पर जो सेफ स्पेस है उसे क्रिएट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल पॉश एक्ट, उसका काम क्या है कि जो वर्क प्लेस पे औरतें काम कर रही हैं उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाया जा सके और उनके वर्क स्पेस को उनके लिए सेफ बनाया जा सके। एंड दैट इज द रीजन वाई हमारे पास स्पेशल लॉ के नाम पे क्या है, पॉश एक्ट है। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन अगेन वाई वी नीड स्पेशल लॉज। आई होप आप लोग को ये क्लास इंटरेस्टिंग लग रही हो और बातें समझ में आ रही हो। समझ में आ रही है तो एक बार जल्दी से थोड़ा सा टाइम निकालिए और सेशन को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना भी बिल्कुल नहीं भूलेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रमोटिंग रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन। ऑब्वियस सी बात है कि स्पेशल लॉज क्यों बनाए जाते हैं, ताकि विमेन के साथ या फिर बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ, ठीक है, हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है, उनके फ्यूचर को सिक्योर करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उनको रिहेबिलिटेट करना होगा। जिस भी चीज़ की उनको ज़रूरत है, मेडिकल नीड चाहिए तो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करो, उन्हें शेल्टर होम चाहिए, शेल्टर होम में लेकर के जाओ उन्हें। ठीक है, उनको रिहेबिलिटेट करो ताकि उनको हम सोसाइटी में रीइंटीग्रेट कर सकें, वापस से वो लोग अपना जीवन जो है उसमें बैक टू नॉर्मल जा सके, और इसीलिए स्पेशल लॉज बनाए गए हैं। सो आई होप ये जितनी भी बातें हम लोग जो कर रहे हैं वो सब कुछ क्लियर हो गई हो। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो है अलाइनिंग विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अगर हम पॉश एक्ट के बारे में बात करें तो पॉश एक्ट क्यों आया,
बिकॉज सीडो में ये कहा गया था कि जितने भी मेंबर स्टेट्स होंगे, ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ठीक है, और जिसका फुल फॉर्म जो है ये आप लोग का होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग मुझे सीडो का फुल फॉर्म जरूर से लिखकर बताएंगे, मैं सभी लोगों के आंसर देखने वाली हूं, ठीक है। सीडो जो है वो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसकी वजह से पॉश एक्ट आया। तो स्पेशल लॉज क्यों बनाए जाते हैं, उसके पीछे एक और रीजन है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये नहीं कहता है, बट यहाँ पर ये पॉइंट भी है कि जो हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन है उनके साथ अलाइन करने के लिए, उन कन्वेंशन को जिसको इंडिया ने भी साइन किया है, रेक्टिफाई किया है, उनके साथ अलाइन करने के लिए हमें उस कन्वेंशन से रिलेटेड लॉज लेकर आने होते हैं। एग्जाम्पल क्लासिक मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है, ठीक है। सो टू अलाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑल्सो हम लोगों को नए स्पेशल लॉज लेकर आने होते हैं, बिकॉज जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है उसके कन्वेंशंस, उसके स्टैंडर्ड्स इसके बारे में बात करते हैं। सो आई होप यहाँ तक जितनी भी बातें हैं वो क्लियर हो गई होगी। और कंक्लूजन में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हम लोगों को लगता है कि चीज़ें बहुत आसान है सभी के लिए। कुछ एक देखो, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक अच्छे होते हैं और एक बुरे होते हैं। बट बुरे होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर अच्छे लोग नहीं है, अच्छे होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि बुरे लोग नहीं है। पॉइंट यहाँ पर पूरा ये है कि वुमेन प्रोटेक्शन लॉज है उसका मिसयूज होता है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि विमेन के साथ ज़बरदस्ती नहीं होती है, उनके साथ अब्यूज़ नहीं होता है, उनके राइट्स का वायलेशन नहीं होता है, या फिर हम बच्चों की बात करें होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं वो अनरिपोर्टेड रहते हैं। जो जेन्युइन केसेस होते हैं वो अनरिपोर्टेड होते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई हमें क्या लगता है कि फेक केसेस जो हैं वो असली केसेस से ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज जो असली केसेस हैं वो तो रिपोर्ट ही नहीं हुए, तो ऑब्वियस सी बात है फेक केसेस हमें ज़्यादा ही लगेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग आज संडे के दिन मेरे साथ इस सेशन में जुड़े रहे, आप लोग आए, इस सेशन को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। यही एक मोटिवेशन है कि मैं हर संडे को आपके लिए ये सेशन लेकर के आती हूँ। अगर आप लोग को हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है तो ये यूज़र नेम है clat@247, आप जाकर के यहाँ पर हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको बहुत कुछ खास मिलने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये मेरी मेल आईडी है dimple.parikh@247.com। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप ये मेरी मेल आईडी गिवन है, यहाँ पर मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। चलिए तो फिर आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।